नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में लोग जहरीली शराब से जान उनकी जा रही है। किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी ने अपने लाल को खो दिया। शराब के सेवन से शमशान का सफर परिवार पर कितना भारी पड़ रहा है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दारू पी के रोती बिलखती ये महिला सिवान के भगवानपुर थाना इलाके के रहने वाले सोनू की मां सरोज देवी है। सरोज का सोनू अब इस दुनिया में नहीं है। इस महिला के घर का चिराग बुझ चुका है। जहरीली शराब पीने से सिवान में जिन 20 लोगों की मौत हुई उसमें सोनू का भी नाम शामिल है, जिसने बीते दिन अपने दोस्त दीपक के साथ जहरीली शराब पी और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बस रह गई तो इस बेबस और बदहवास मां की पीड़ा, इनकी तकलीफ और अपने सोनू को फिर से जिंदा देख पाने का कभी ना पूरा होने वाला सपना। लकड़ी नबीगंज क्षेत्र में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। गांव में चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा है। ये घर मृतक अमित का है, जिसके दरवाजे पर बैठकर मां, दादी, पत्नी और घर की महिलाएं विलाप कर रही हैं। रीता देवी का शराब से सुहाग उजड़ गया है। रीता बताती हैं, जहरीली शराब ने पहले पति की आंखों की रोशनी छीन ली और फिर उनकी जिंदगी। दारू पी लिए थे रात में। कैसे खराब हुआ? रात में दारू पी लिए थे तो सोए थे, सोकर उठे सुबह में तो उनका आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था। शराब का सेवन स्मशान का सफर करा रहा है। गांव से एक के बाद एक अर्थियां उठ रही हैं। झोपड़ी नुमा घर की तस्वीरें बता रही हैं, जिस घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी, जहरीली शराब से मौत के बाद एक कफन भी नसीब नहीं हो पा रहा। लोग जितना दोष पीने वालों को दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी उतना ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। 20 लोगों की मौत को अफसरों की नाकामी का नतीजा बता रहे हैं। प्रशासन अगर नहीं चाहेगा तो पब्लिक के चाहने से ही कुछ होने वाला नहीं है। ये महामारी से भी बड़ा महामारी है। जहरीली शराब जान ले रही है। लोग शराब कांड को प्रशासनिक विफलता बता रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी और कार्रवाई की दलील दे रही है। सरकार मुआवजे का पैसा दे रही है। पर सवाल अब भी वही है, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर जहरीली शराब के सेवन से मौत का सिलसिला जारी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा 33 पर पहुंच चुका है। छपरा में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। सिवान में अब तक 20 लोगों की मौत हुई। गोपालगंज में भी 2 व्यक्ति की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इधर बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। ये समझना होगा
कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। मौतें हुई हैं और निसंदेह हो सकता है ये संख्या थोड़ी बढ़े भी, लेकिन एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। अनेक टीमें बनाई गई हैं और जो लोग भी इस पूरी वारदात के लिए जवाबदेह है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। समाचार सुन के न केवल दुखी है बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जिन जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। और जहरीली शराब कांड में एक तरफ मौत का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष बैकफुट पर है तो विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। घटनाएं घटित होती है तो सरकार कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई के पीछे आप सबके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार के 13-14 करोड़ जनता जानती है कि जो माफिया इसके पीछे पड़े हुए हैं वो माफिया कुछ लोगों को संरक्षण में जीते और आगे बढ़ते हैं। अजीब सी घटना है। हम लोग बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदतन आपराधिक किस्म के होते हैं और इस तरह की घटना घटित करते हैं। हम लोग की पूरी कोशिश से सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। ऐसे भी पहले घटना हुई है, उनको कार्रवाई हुई है। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि शराब खुलवा देंगे। अब सोचिए कि कितना खराब चीज है, इससे कईयों की जान जाती है। ये बात समझने वाली बात है। और आज देखिए कि जो भी इसमें दोषी पाया गया हो, जो जिसके लिए आधी आबादी के लिए कितना काम किया जाता है, लेकिन जो भी कोई क्राइम करे उसका कोई जाति नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसको जो लोग पकड़ा गया है सबको सजा मिलेगा। उसमें डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये पूरे बिहार में जिला में दारू बेचवा रहे हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है मुजफ्फरपुर में और वो सिर्फ और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं। कुछ लोग जो अपने लाभ के लिए जिंदगी का सौदा करते हैं, वो लोग अपने लाभ के लिए इस तरह से मासूम लोगों की जिंदगी का से खिलवाड़ करते हैं। मुझे लगता है कि राज्य प्रशासन को खोल निकालेगी, उनको कड़ी सजा मिलेगी। वहीं सिवान और छपरा के बाद गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से मौत की खबर है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ऊसरी गांव में लालदेव मांझी की मौत हुई। एसडीपीओ ने शराब से मौत की पुष्टि कर दी है। मृतक ने न्यूज 18 को मरने से पहले शराब पीने की जानकारी दी। लालदेव मांझी ने सदर अस्पताल में क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। उगानी सब माल दल की नहीं खाती तो वो नहीं माल दल की नहीं था आने से वानी से बस लेट से ढोल भूख लागल बस वो नहीं से कहाँ पर पी बनावरा बन होली वाली बनावरा। तो आपके साथ कौन कौन किया? एगो बेटा व एगो हम। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा जैसा बताया गया है कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। और गोपालगंज में जहरीली शराब कांड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। मृतकों का नाम लालदेव मांझी और लाल बाबू था, जबकि 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। मरने वालों में शराब तस्कर लालदेव मांझी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ऊसरी गांव के शराब तस्कर लालदेव मांझी के यहां शराब पी थी। मामले में कार्रवाई के लिए 2 एसआईटी का गठन किया गया। शराब तस्करों के यहां दोनों एसआईटी छापेमारी कर रहे हैं। गोपालगंज जिले में 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम लालदेव मांझी है, दूसरा लाल बाबू है। ये दोनों बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर एरिया के हैं। ये दोनों हमारे सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 अलग अलग एसआईटीज़ का गठन किया है। एक एसआईटी लगातार
जितने भी लालदेव मांझी, क्योंकि एक शराब कारोबारी रहा है जिसकी भी मृत्यु हुई है, तो इसके साथ कौन कौन शराब कारोबारी थे, किस किस को ये शराब पिलाता था, कहाँ से लाता था, और कौन कौन आदमी रहे हैं जो इसके एसोसिएट रहे हैं, उन पे सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों ही जारी है। एक ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी है। अब ये दोनों नेता एक दूसरे की यात्रा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों जोरों पर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से स्वामी दीपंकर जी महाराज के साथ हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा का अंजाम क्या होगा, इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है, पर आगाज कैसा होगा, गिरिराज का ये बयान ही बता रहा है। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। हिंदू एकता का आह्वान कर चुके गिरिराज हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने की बात कह रहे हैं। गिरिराज अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, पर इस पर सियासत नहीं थम रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति करने वाले गिरिराज हिंसा के सहारे समाज को बांटना चाहते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनको सबक जरूर सिखाने का काम। तेजस्वी की टिप्पणी पर गिरिराज भी गर्म हो गए। कहा, तेजस्वी मुसलमानों को एक करने के लिए निकले थे, पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डरकर तेजस्वी ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी। कह रहा हूं, वो मेरी यात्रा के डर से अपनी यात्रा कल उन्होंने समाप्त कर दी। उनको लगा कि यादव भी हिंदू है और हम मुसलमानों को एकत्रित करने चले हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया। गैर राजनीतिक यात्रा का दावा कर रहे गिरिराज राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर भी हमलावर हैं। यात्रा पर आपत्ति जताने वालों को वोट बैंक का सौदागर कह रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। गिरिराज की यात्रा का कितना असर होगा, ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। भागलपुर से आशीष रंजन और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। भागलपुर पहुंचे गिरिराज सिंह का कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमान को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर निकले। हम हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। ये दल की यात्रा नहीं है, ये हिंदू संगठन की यात्रा है। अपने अस्तित्व को बचाना इस यात्रा का एकमात्र मकसद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिराज सिंह हैं। दादा, ये यात्रा की शुरुआत भागलपुर से ही क्यों की जा रही है? जहां से भी होता तो वहां यही प्रश्न होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिराज सिंह हैं। दादा, ये यात्रा की शुरुआत भागलपुर से ही क्यों की जा रही है? जहां से भी होता तो वहां यही प्रश्न होता। हम तो भागलपुर हम लोगों के लिए अंगिका का, अंग प्रदेश का ये राजधानी है। तो राजधानी से होना मुंगेर भागलपुर, ये तो बहुत अच्छी बात है। गंगा मैया के बगल में गंगा की आरती करने जा रहा हूँ। हिंदुओं को एकत्रित करना है। माता गंगा से प्रार्थना करूंगा कि हिंदू सब एक हो, यही मेरी प्रार्थना। तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है यात्रा को लेकर। तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल चुके मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। उनको पेट में दर्द हो रहा तो मैं क्या करूं? किसकी यात्रा है ये? दल की यात्रा या गिरिराज? दल की यात्रा नहीं है, ये हिंदू संगठन की यात्रा है। इसमें
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, इस्कॉन है, धर्म जागरण है, विश्व हिंदू परिषद है, इसमें बजरंग दल है, इसमें सभी पार्टी के कम्युनिस्ट, आरजेडी, बीजेपी, जदयू के जो हिंदू हैं वो। यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, आपका क्या मायना, क्या उद्देश्य? हमारा मायना है अपने अस्तित्व को बचाना। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, यहाँ बांग्लादेश ना। चलिए, तो गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि यह अस्तित्व को बचाने की यात्रा है और यह यात्रा की शुरुआत भागलपुर से ही की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आनंद मोहन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि वो मुसलमान के बस्ती से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये दंगा भड़काने वाली बात है। हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो दंगा भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। जल्दी हमको बड़ी दूर जाना है, नेपाल के बॉर्डर थोड़ा। अब गिरिराज बाबू हमको क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री हैं, शपथ वो जब लेते हैं, हम लोग संविधान का जो भी शपथ लेते हैं वो सेकुलर भारत का शपथ लेते हैं, समाजवादी भारत का शपथ लेते हैं, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो है उसका शपथ लेते हैं। और उसमें किसी धर्म, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाना अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। वयारा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा में उसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जिस पार्टी के संयोजक ने गांधी जयंती के मौके पर शराबबंदी को खोलने की बात कही थी, क्योंकि उनको पैसे कमाने का जरिया नजर आ रहा था। किशोर ने कहा कि गांधी जयंती के दिन, जिस दिन उनका पार्टी बन रहा था, तो गांधी जी शराब के विरोधी थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि हम बिहार में शराब चालू कर देंगे। बाद में उन्होंने माफी मांगा कि हम गलती बोल दिए, पैसा कमाने का तो और भी कोठा पर भी लोग जाके पैसा कमाता है, तो शराब बेच करके पैसा कमा के प्रदेश का तरक्की करेंगे, तो उन्होंने फिर माफी मांगा। वहीं हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने कहा कि हरियाणा की जीत ने साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आम बात नहीं। जनता ने मोदी जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं, तो इसलिए हरियाणा की जीत और कांग्रेस पार्टी ने और पूरे INDIA गठबंधन ने हरियाणा के चुनाव में जितने तरह के नकारात्मक प्रचार हो सकते थे, सारे नकारात्मक प्रचार का उपयोग किया। हरियाणा की जनता को नमन है। और अब दरभंगा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल बहुत जल्द दरभंगा हवाई अड्डे की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 54 एकड़ की नई जमीन मिली और इसका शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जायजा बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने खुद लिया। यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट पर 912 करोड़ की लागत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास 20 अक्टूबर के संध्या 4 बजे यहाँ पर भव्य स्वरूप में कार्यक्रम होगा। भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव के साथ नवादा में हुए दुर्व्यवहार पर पंचायत के मुखिया अभिनव आनंद ने आरोपों को खारिज कर दिया है। मुखिया ने कहा कि दुर्व्यवहार का कोई मामला ही नहीं। आपको बता दें कि अनुपमा यादव ने दुर्व्यवहार मामले को लेकर वारसिलीगंज थाने में पूजा आयोजन समिति और स्थानीय मुखिया पर छेड़छाड़ और मारपीट को लेकर FIR करवा दी है। और कार्यक्रम का जो बुकिंग करवाया गया था दुर्गा पूजा समिति की तरफ से रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए जागरण संध्या का आयोजन कराया गया था, लेकिन वो 11:30 बजे पहुंची और 11:30 बजे पहुंचने के बाद 2:30 बजे जाने लगे। दुर्गा पूजा समिति जब पूछे उनसे कि क्यों जा रहे हैं, तो उनका बाउंसर के द्वारा दुर्गा पूजा समिति के लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच दो तरफा
हाथापाई हुआ। अनुपमा यादव को किसी भी प्रकार की कोई चोट या कोई अभद्रता नहीं किया गया। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। असम से बड़ी खबर आ रही है। अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया है। अगरतला से आज ही ये ट्रेन रवाना हुई थी। इंजन सहित 8 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। हादसे में किसी तरह की कोई हताहत की खबर नहीं। असम के दीमा हसाओ जिले में यह हादसा हुआ। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है 036742632120 036742632126। ये हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। जो भी यात्री देख पा रहे हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर से आप मदद ले सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया है। अगरतला में आज रवाना हुई थी ट्रेन और इंजन सहित 8 बोगियां बेपटरी हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की कोई हताहत की खबर नहीं मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।